हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने बोहर मॉडल के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की हेल्प से रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी का फॉर्मूला फाउंड किया था। वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो था 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी इंटू Z/L सेंटीमीटर पर सेक। ये जो रेडियस का फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था 0.53 इंटू 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। और ये जो एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप आपको इन तीनों फॉर्मूला को लर्न कर लिया होगा आपने, और ये फॉर्मूला जब इजीली लर्न कर पाओगे तभी आगे जाके आप मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होगी उनको सॉल्व कर पाओगे। और एक और चीज मैंने आपको ये भी बताया था, एनर्जी फॉर हाइड्रोजन फॉर फर्स्ट सेल के लिए क्या था हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। एनर्जी ऑफ फॉर हाइड्रोजन इन सेकेंड ऑर्बिट is -3.4 eV। एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इन थर्ड सेल वो जो आया था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फॉर फोर्थ सेल इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ और ये चीज आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। मैं आपको एक और चीज बता चुका हूँ, एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एट इनफाइनाइट ऑर्बिट, यानी किसी भी स्पेसिस के लिए इनफाइनाइट ऑर्बिट में जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है 0। आई होप आपको ये चीज पिछले लेक्चर में समझ में आसानी से आ गई होगी। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेशनरी सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, और जब वो एक ही स्टेशनरी सर्कुलर पाथ मूव करता है तो उसका एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा दैट इज -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ev। आज हम बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी सेल को छोड़ के, अपने ऑर्बिट को छोड़ के हायर सेल में जाता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपनी सेल को छोड़ के हायर सेल में चला जाएगा, और अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा तो वो हायर सेल से लोअर सेल में आ जाएगा। तो उस दौरान एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा हम उसकी बात करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज, एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज during any transition। अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है उस दौरान कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी यानी कि उस दौरान इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब कर रहा है हम उसकी बात करने वाले हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट इट इज अ हायर ऑर्बिट, ये क्या है आपका हायर ऑर्बिट है, नीचे वाला क्या है आपका लोअर ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। इसका एनर्जी की वैल्यू मैंने इवन मान ली, इसकी एनर्जी क्या मान ली मैंने E2। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो लोअर ऑर्बिट को कहा जाता है, हायर ऑर्बिट जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये मान लिया मैंने लोअर ऑर्बिट, ये मान लिया मैंने हायर ऑर्बिट, और इसकी भी मैंने E2 एनर्जी मान ली, इसकी भी एनर्जी मैंने E1 मान ली। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है आपका रिलीज करता है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है। आई होप ये चीज आपको पता है। इलेक्ट्रॉन जब तक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, एक फिक्स सेल में जब तक मूव करता रहेगा जब तक उसको एनर्जी ना मिले। और एक चीज याद रखो, ये जो एनर्जी मिलती है उसको फोटोन की फॉर्म में मिलती है। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर से हायर सेल में जाएगा, और हायर सेल में जाने के बाद एनर्जी का लेवल भर जाता है, वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, अनस्टेबल फील करता है। इस वजह से ये फ्यू ऑफ सेकंड के लिए हायर ऑर्बिट में रुकता है, दोबारा से रिटर्न बैक होकर
होके उसी सेल में आ जाता है। उस दौरान अगर वो वापस उस सेल में आएगा, उस दौरान वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। लोअर से वो हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी वो रिलीज करेगा। यहाँ एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ एनर्जी क्या करता है, वो रिलीज करता है। अब हमको ये देखना है कितनी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, उसकी बात करते हैं। अब हम लिख लेते हैं डेल्टा ई, कितनी एनर्जी वो रिलीज या एब्सॉर्ब कर रहा है। आपको ये सदैव याद रखना है, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। चाहे एनर्जी एब्सॉर्ब हो, चाहे एनर्जी रिलीज हो, तो डेल्टा यानी कि चेंज इन एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज during the any transition, delta is equal to E2 minus E1, where E2 is the higher orbit माइनस E लोअर ऑर्बिट। यही फॉर्मूला सदैव होगा। और अगर हम हायर ऑर्बिट की एनर्जी में से लोअर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस करेंगे तो ये जो डेल्टा ई आने वाला है वो क्या आएगा, सदैव पॉजिटिव आएगा, चाहे वो एनर्जी रिलीज करे, चाहे वो एनर्जी एब्सॉर्ब करे। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपको एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब निकालना है तो आपको हायर ऑर्बिट एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है तो आप कह सकते हो इतनी एनर्जी आपकी रिलीज एब्सॉर्ब हो रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो उस दौरान आप कह सकते हो उतनी ही एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। लेकिन डेल्टा ई क्या आएगा, आपका सदैव पॉजिटिव आएगा। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और अगर मैं इसको ओपन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो डेल्टा ई इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। देखो भाई, ये किसी एक ही सिस्टम के लिए बात होगी, किसी एक ही कंपाउंड के लिए बात होगी, किसी एक ही स्पेसिस के लिए बात होगी। तो जेड तो दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। E2 यानी कि हम बात कर लेते N2 सेल में जो एनर्जी थी, सेकंड सेल मान के N2 सेल मान लेते हैं। कोई भी आपकी हायर सेल को क्या कहते हैं, मैंने N2 सेल, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन लोअर सेल को क्या कहते हैं मैंने, N1 सेल। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा आपका, अगर आप क्या करो 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। इस तरह से आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा ई यानी कि एनर्जी एब्सॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द एनी ट्रांजिशन इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, वेयर जेड स्क्वायर इज द एटॉमिक नंबर ऑफ स्पीसीज इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी और आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से कई सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, इस तरीके से आप फॉर्मूले की हेल्प से इन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, देखो आपको इनके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। एक बार ब्लैक बोर्ड फिलअप हो जाए तो आप इसका स्नैपशॉट ले लिया करो, उसके बाद में भी आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। और अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं वो हम समझेंगे। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें calculate energy required to promote electron of Li+2 ion
अगर आपके पास Li+2 आयन का इलेक्ट्रॉन है और आपको उसको प्रमोट करना है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड यानी थर्ड स्टेट, तो आपको उसको ग्राउंड स्टेट से कहां भेजना है, थर्ड स्टेट में भेजना है। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, वो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब आप Li+2 के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट यानी कि n=1 से कहां भेज दो, थर्ड स्टेट में भेज दो, तो उसके लिए क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको सबसे पहले n1 पता होना चाहिए, यानी कि लोअर सेल कौन सा है आपका 1, n1 क्या है आपका 1 यानी ग्राउंड स्टेट, n2 क्या होगा आपका इस सिचुएशन में, थर्ड स्टेट की बात कर रहा है तो n2 इज 3। अब वो बात कर रहा है Li यानी कि Li+2 आयन के लिए Z की वैल्यू क्या होती है भाई 3, एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ Li इज 3। तो आई होप आप अब इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा E इक्वल टू अब क्या आएगा आपका E2 माइनस E1, और इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको सिंपल भी फॉर्मूला बचा चुका हूं 13.6 Z स्क्वायर 1/n 1 का स्क्वायर माइनस 1/n 2 का स्क्वायर। तो 13.6 Z स्क्वायर की जगह क्या आएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 1/1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो आप इसको आसानी सॉल्व कर सकते हो 13.6 इंटू 9, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 8/9। अब इसको सॉल्व करने के बाद उतना क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप 13.6 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो आपके Li+2 आयंस का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट में एंटर कर जाएगा। आई होप आपको इस तरह की सिचुएशन समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केस की। एक तो एनर्जी की हम एक्स्ट्रा बात करेंगे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की। डेफिनेशन वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कुछ इस तरह की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जो डेफिनेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होती है। फर्स्ट अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट आप जानते हो लोअर एनर्जी स्टेट को ही क्या कहते हैं हम, लोअर एनर्जी सेल को ही क्या कहते हैं हम, ग्राउंड स्टेट। तो आप ये चीज जानते हो लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट या लोअर एनर्जी ऑर्बिट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, यानी कि n=1 फर्स्ट ऑर्बिट को ही हम क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और किसी भी आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ग्राउंड स्टेट पूछता है तो उसके लिए n= क्या आएगा 1 आएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा और इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं पूछने लगूं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट, आपको बतानी हाइड्रोजन के लिए एनर्जी ग्राउंड स्टेट में क्या होने वाली है भाई, आप बता सकते हो सिंपल 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस ईवी होता है या नहीं होता है। तो आप बता सकते हो माइनस 13.6 जेड की जगह भी क्या आएगा 1, एन की जगह भी क्या आएगा 1, ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1। सो आपकी एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट क्या आ गई -13.6। अगर इसी में मैं ये पूछने लगूं एनर्जी ऑफ He+2 इन ग्राउंड स्टेट, अगर आपको हाइड्रोजन की एनर्जी पता पड़ गई है तो उसमें आप जेड स्क्वायर का इंटू कर दो तो आप आसानी से He+ क्या भी ग्राउंड स्टेट में वैल्यू निकाल सकते हो। देखो ये क्या है शॉर्ट ट्रिक, या फिर वरना इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके देखो भाई -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। -13.6 जेड का मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ He इज 2 का स्क्वायर इज 4 एंड n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है तो 1 eV आ जाएगा। इसको आफ्टर सॉल्विंग दिस 54.4 eV। अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाते हो तो एक चीज याद रखो, आप लगा सकते हो -13.6 eV किसके लिए है हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन में किसका इंटू कर दो भाई जेड स्क्वायर eV कर दो। हाइड्रोजन का जो आपका
ऑर्बिट की जो वैल्यू निकल के आई है, एनर्जी की जो वैल्यू निकल के आई है ग्राउंड स्टेट में, उसमें किसका इंटू कर दो, जेड स्क्वायर का। तो आप इस तरह से -13.6 इंटू 4 ईवी कर सकते हो। ये बहुत सिंपल ट्रिक है। मैं अगर पूछने लगूं आपको एनर्जी ऑफ Li+2 आयन इन जीएस, आपको हाइड्रोजन का पता ही है कितना है, -13.6। आप कितने का इंटू कर दो, जेड स्क्वायर का इंटू कर दो, जिससे आपको क्या निकल के आ जाएगी, आपकी एनर्जी निकल के आ जाएगी। आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। -13.6 इंटू 9 ईवी, पूरी कैलकुलेशन करोगे तब भी यही बात पड़ेगी। यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन की एनर्जी, यानी कि जिस एनर्जी लेवल में बात कर रहा है उसका एनर्जी पता है, तो आप दूसरे अदर सिस्टम का उससे जेड स्क्वायर से इंटू करके भी आप ये चीज निकाल सकते हो। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलो एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं आपसे कहने लगूं, देखो भाई हम बात करें एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इन सेकंड ऑर्बिट, एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इन सेकंड ऑर्बिट, जो सॉल्व करने के बाद आएगा -3.4 ईवी। बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछने लगूं एनर्जी फॉर He+ आयन इन सेकंड ऑर्बिट, तो आप क्या करोगे, अगर आपको सेकंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन की एनर्जी पता है तो उसमें आप किसका इंटू कर दोगे, जेड स्क्वायर का। तो आपको पता है एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इन सेकंड ऑर्बिट -3.4 इंटू जेड स्क्वायर की जगह क्या आएगा, यहाँ पर He के लिए बात कर रहा है, यानी कि 4 ईवी। तो आपका आ गया ये 12 और ये हो गया 14.6 ईवी। इस तरह से आप आसानी से इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं कहने लगूं एनर्जी फॉर Li+2 इन सेकंड ऑर्बिट, Li+2 इन सेकंड ऑर्बिट, तो क्या होगा भाई, आपको हाइड्रोजन के लिए सेकंड ऑर्बिटल में एनर्जी पता है, क्या इतनी होती है, -4.3, और यहाँ कितने का इंटू कर दो भाई, जेड स्क्वायर कर दो। क्या कर दो आप, जेड स्क्वायर ईवी। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या होगी भाई बताओ, जेड की वैल्यू है यहाँ पर क्या, 3 का स्क्वायर 9 ईवी। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट। सेकंड पॉइंट को अगर हम डिफाइन करें, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। सेकंड इज एक्साइटेड स्टेट। व्हाट मीन्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी लेवल अदर देन ग्राउंड स्टेट, एनर्जी लेवल अदर देन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी आपके एनर्जी लेवल होंगे दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी कि n की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ एक्साइट कर रहा है, कहाँ जंप कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा नहीं, वो तो उसमें मूव कर ही रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट सेकंड ऑर्बिट में भी मूव कर सकता है, थर्ड में मूव कर सकता है, फोर्थ में मूव कर सकता है, इनफाइनाइट ऑर्बिट कहीं भी मूव कर सकता है, तो इसको कहेंगे हम एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल अदर देन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बाकी जितने भी एनर्जी लेवल होंगे दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। आई होप आपको चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर मैं कहने लगूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर मैं कहने लगूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, व्हाट मीन्स ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बताओ भाई। अगर देखो इलेक्ट्रॉन n = 1 है, n = that is 1, that is n = 2, that is n = 3। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने नियर वाले यानी कि 1 से कहां जंप कर जाए, 2 में जंप कर जाए। अगर मैं कहने लगूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन n = 1 से फर्स्ट ऑर्बिट से कहां जंप कर जाए, थर्ड वाले में जंप कर जाए। तो आपको याद रखना है एक्साइटेड स्टेट का मतलब आता है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि फर्स्ट में क्या जोड़ दो आप, 1 जोड़ दो। एक्साइटेड स्टेट जहां आ गया उसमें आप क्या जोड़ दो, उसका 1 जोड़ दो।
तो क्या हो गई वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से उस ऑर्बिट में जंप कर रहा है, उतने ही एक्साइड यानी कि उतने ही ऑर्बिट वो जंप कर रहा है। अगर मैं कहने लगूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से 2 स्टेप जंप कर गया, तो इसका मतलब देखो सेकंड और एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में तो पहले से ही था, तो n इक्वल टू क्या आ गया आपका 3। अगर मैं कहने लगूं थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस n इक्वल टू 3 प्लस 1 यानी कि 4। अगर मैं कहने लगूं फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, व्हाट मीन्स ऑफ दिस? n इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपने सेल से क्या कर जाए, अदर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में जंप कर जाए, और जितने ऑर्बिट वो कहता है उतने ही ऑर्बिट वो जंप करेगा। अगर वो कहता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो वो सेकंड यानी कि दूसरे एक को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर वो कहता है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो यानी कि वह 5 यानी कि वो क्या करेगा, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया 6 ऑर्बिट में जंप कर गया। अगर वो कहता है 10th एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब है वो 11th ऑर्बिट में जंप कर गया है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझ लो, आयंस बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक चीज बताओ, आयंस का फॉर्मेशन क्या होता है? तो नाम में आपको बहुत कुछ छिपा हुआ, वो समझने की हम कोशिश करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, जो एनर्जी आयंस को बनाने के लिए जो होगी, फर्स्ट कंडीशन। अब एक्चुअल में आयन बनता कब है? जब वो इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस करे तभी आयन बनता है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का देखो वो गेन तो नहीं कर सकता, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। हम इतनी एनर्जी दें जिससे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के चला जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के चला जाए, इसका मतलब क्या है, वह n इक्वल टू इनफाइनाइट सेल पर पहुंच चुका है। तो हम ये कह सकते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम बोर्स मॉडल्स के हिसाब से इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा एक चीज अब आपको समझने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कब होगा? जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट सेल। इनफाइनाइट सेल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां जा चुका है, आपका रिमूव हो चुका है। इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट सेल में जाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो चुका है, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट सेल में चला जाएगा। उस एनर्जी को क्या कहेंगे हम, आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट सेल में चला जाए, इनफाइनाइट सेल में जाने का मतलब अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज जीरो, विल बी जीरो, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हम बोर्स मॉडल की लैंग्वेज में ये कह सकते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइटेड, आप कह लो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट टू रीच इलेक्ट्रॉन टू इनफाइनाइट सेल फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। अगर आप ग्राउंड स्टेट से उसे कहां भेज दो, इनफाइनाइट सेल में भेज दो, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इस आयनाइजेशन की सिचुएशन में n1 की वैल्यू 1 होगी और n2 की वैल्यू क्या होने वाली है,
इनफाइनाइट होने वाली है। अब आपको देखना है ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप n इक्वल टू 1 से कहाँ भेज रहे हो, n इक्वल टू इनफाइनाइट भेज रहे हो, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वी कैन से रिटन एज हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट, यानी कि n इनफाइनाइट माइनस n1 वी कैन से रिटन एज, और n इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एक ही सिस्टम होगा, अपॉन n इनफाइनाइट का स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी भी। देखो 13.6 जेड स्क्वायर किसी की वैल्यू इनफाइनाइट, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर इनफाइनाइट, सॉरी हम यहाँ पर क्या रखेंगे, एन की है इनफाइनाइट का स्क्वायर, और यहाँ क्या रखेंगे आपका 1 का स्क्वायर। इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होता है 0, और किसी भी इनफाइनाइट से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आने वाली है आपकी 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, जेड स्क्वायर ईवी। तो अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पूछता है तो उसका जो वैल्यू आती है 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 जेड स्क्वायर ईवी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलो एक दो क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर हाइड्रोजन एटम He प्लस आयन Li+2 आयन। अब इनके लिए आपको क्या निकालनी है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। तो आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन क्या होने वाली है, आपको फॉर्मूला पता है 13.6 जेड स्क्वायर ईवी। तो 13.6 इंटू 1 स्क्वायर ईवी दैट इज 13.6 ईवी। अगर आप हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में से अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे हो तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी फॉर He प्लस आयन, तो वो होगी 13.6 जेड स्क्वायर की जगह जेड की जगह क्या आएगा 2 का स्क्वायर ईवी। अगर आप हीलियम सिस्टम में ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को यानी कि इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट में पहुंचाना चाह रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे हो, तो आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो 13.6 इंटू 4 ईवी आफ्टर सॉल्विंग दिस 54.4 ईवी। अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी फॉर Li+2 आयन दैट इज 13.6 इंटू, अब Li के लिए एटॉमिक नंबर इज 3, तो 3 का स्क्वायर ईवी। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, सॉल्व करने के बाद आएगा 122.4 ईवी। आई होप आपको ये आयनाइजेशन एनर्जी के जो मैंने आपको ये कुछ कराया है, ये जो आपको फॉर्मूला बताया है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के हैं, ये सब आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ